नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस की 75वीं सालगिरह मना रहा है। देश की आज़ादी से देश को आज़ाद रखने में हमारे जांबाजों की जद्दोजहद। आज इसी विषय पर बात करेंगे हमारे आदरणीय एयर वाइस मार्शल विक्रम पेठिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको न्यूज़ एंड व्यूज़ और दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से। देश की आज़ादी के बाद देश को बचाने के लिए उसकी जो जद्दोजहद आप लोग और सैनिक सब लोग करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने 71 का वार देखा, उसके पहले 62 का देखा, फिर 65 का देखा, फिर 99 का देखा। अगर अपन 71 के वार की बात करें तो आपकी एक अहम भूमिका भी थी। दुर्भाग्य से आपका प्लेन क्रैश हो गया था और आप पाकिस्तान की सरहद में थे और 7-1 महीने, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने भी पढ़ा था। तो वो जो समय था उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, जिससे आप थोड़ा भी बताएंगे तो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं आज जिंदा हूँ और उसके बारे में बात कर सकता हूँ, पर ऐसे कई लोग हैं जी, मैं थे वर्ड नहीं कह रहा हूँ, हैं, मैं अभी भी हैं बोल रहा हूँ। आशा के साथ आप ये कह मुझे सकते अभी भी आशा है। उनके तो नामो निशान भी नहीं है कहीं, क्योंकि उनको अब शायद घोषित कर दिया गया है मरणोपरांत, या वर्ड यूज्ड इज बिलीव टू बी किल्ड। लाइक मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि when they got the message in my case was also very curt. It says, your son believed missing, killed during the war. No, missing और killed में बहुत फर्क होता है। बहुत फ़र्क है। मिसिंग के बाद तो एक बहुत सारी आशा उम्मीद रहती है और किल्ड के बाद तो जब मैं लौट के आ गया तो उन्होंने कहा वो किल्ड वर्ड अब निकाल सकते हैं वो टेलीग्राम में से। वो शायद टेलीग्राम अभी भी कहीं पड़ा हुआ मेरे कोई ब्रीफ केस में। तो अब देखिए, ऐसा है, आई कॉल इट अ वॉर इज अ गेम played between the country. The only difference is there is no runners up trophy in the war. There is only trophy for the winners. अब मेरे साथ के शायद अभी भी 56 लोग मिसिंग हैं। 56 लोग, 56 नाम अभी भी मिसिंग हैं, और उसमें से कितने जीवित हैं नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो आपको विचार करना पड़ेगा, आप सबको, कि जब हम 71 वार में गए थे तो एवरेज एज 25, 26, 27, 28, अब 50 साल हो गए हैं। टू सर्वाइव फॉर दोज मैनी ईयर्स इन द एडवर्स कंडीशन ए पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो। आपने जो एडवर्स वर्ड जो यूज़ किया उसको थोड़ा सा एलोबरेट करें कि किस, हमने तो फिल्मों में देखा है, 3rd डिग्री की बात करते हैं, टॉर्चर की बात करते हैं, वहाँ का जो टॉर्चर होगा ऑब्वियसली वो दर्दनाक तो होगा। एडवर्स का मतलब ये होता है मेरे हिसाब में जो इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है। मुझे याद है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हथकड़ी रहती थी, बेड़ियाँ रहती थी, हाथ पीछे बंधे रहते थे, चेहरे के ऊपर एक ग्लाफ होता था। अच्छा, ब्लाइंड फोल्ड के। और जो हम लोग उसको सेल बोलते हैं, जिस कमरे में था, एक जी, 6 फीट बाई 8 फीट का होगा कमरा, उसमें एक प्लिंथ रहता था जिस पर हम लोग पड़े रहते थे। मैं पड़ा रहता था दादा। कोई खिड़की नहीं होती थी, एक वेंटिलेटर होता था ऊपर जो बंद था और जिस पे कार्बन पेपर चिपके हुए थे। एक रोशनी बल्ब लगा रहता था, फिर लोहे के सरिये के गेट होते थे, उसके बाद एक लकड़ी का गेट होता था, उसमें एक खिड़की होती थी छोटी सी, उसके ऊपर एक टिन का
ढक्कन जैसा लगा रहता था, जो गार्ड रहता था उसको ऐसे करके देख सके देख कि लेता। जिंदा है कि मर गया। अरे बाप। तो शायद मैंने सनलाइट हो सकता 13-14 दिन के बाद देखी हुई। मैं काफ़ी इंजर्ड था, आई यूज्ड टू स्पिट ब्लड। इंज्योर्ड जो थे वो आप क्रैश की वजह से थे या उनके टॉर्चर की वजह से भी हुए होंगे? देखिए ऐसा है, जब मेरा रिसेप्शन हुआ था वहाँ, हम्म, सो कॉल्ड रिसेप्शन, हम्म, तो लात, जूते, हॉकी स्टिक, राइफल बट जिसको ये था, जिसके हाथ में था। उसके बाद यू गो थ्रू 3rd डिग्री ऑल्सो। हाँ, आज जरूर एक चीज़ अचानक याद आ गई। मैं बीच में अनकॉन्शियस भी था, कॉन्शियस जो मुझे थोड़ा सा याद है अंदाज। हम्म। मुझे पहली बार खाना शायद 6 दिन के बाद मिला था। मैं उसे विजुलाइज कर सकता हूँ, हम लोग भी विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़ना होगी। इस सब के बावजूद आपके फैमिली में से, ख़ानदान में से, सब लोगों में से जो मैंने सुना है करीब 35 से 40 लोग फिर भी फ़ौज में। जी हाँ, मेरा लड़का भी एयरफोर्स में था और मेरा ग्रैंड नेफ्यू अभी एयरफोर्स में है, एक ग्रैंड नेफ्यू आर्मी में है। किस तरह का जुनून और क्या सोच क्या हुई हो, क्योंकि घर में एक उस माहौल को देखा होगा, 7 दिन की जो प्रताड़ना, 7 दिन का जो इंतज़ार, 7 दिन की जो जद्दोजहद। ये एक घर का माहौल होता है और हम लोग नॉर्मली कैंपस ही में रहते हैं, नॉर्मली जी। जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसको देखते हुए बच्चे उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू ऐसी महिलाओं के लीजिए जिनका भाई एयरफोर्स में फाइटर पायलट, आदमी फाइटर पायलट, लड़का फाइटर पायलट, नेफ्यू कमांडोज में, वो कमांडो है इनका एक नेफ्यू। इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए आप। हमने तो सर बहुत बार कोशिश की है, हमने तो, मैम भी नेशनल प्लेयर रही हैं, हॉकी खेली है उन्होंने 7 साल इंडियन टीम के लिए, तो हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो कभी कैमरे के सामने कुछ अपने अनुभव शेयर नहीं करती। कारण देखिए है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अरे वो सोच समझ के जवाब देती हैं और मैं जवाब दिल से दे देता हूँ बिना सोच। और वैसे भी जब फौज में आप जाइए तो दिमाग वैसे ही कम होता है, नहीं तो नहीं जा पाते। ये एक ज़िंदगी है। सर अब मुझे ये बताइए सर, 60 और 70 का जो दशक था, उसका जो नौजवान था, वो फ़ौज की तरफ आपका भी एक अपना रुझान रहा होगा, और आज का जो नौजवान है उसके बीच में फ़ौज के लिए क्या सोच में परिवर्तन आया है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए आज के ज़माने में टीवी ने जी। या विज्ञापन जो आते हैं उसने काफ़ी बर्बादी की हुई है। जी। मुझे आज भी याद है जब हम लोग यंग होते थे तो शायद 3 साबुन आते थे। अब आप मुझसे आज पूछिए कि गाड़ियाँ कितने टाइप की होती हैं, मैं नहीं बता पाऊँ। बिल्कुल। तो नतीजा उसका ये हुआ है कि आजकल जो पैसा बाहर है कंपनियों में, जो कंपनी देती हैं इंटरनेशनल होती हैं, वो इतना ज़्यादा है फौज के उसमें जी। कि लोग बाहरी चमक देख के खुश हो जाते हैं, पर जो एक ज़िंदगी होती है फौज की, उससे अच्छी ज़िंदगी आपको कहीं नहीं मिल सकती। आपके पास आस पड़ोस छोटे बच्चे आपसे इंस्पायर होके आपके पास आएंगे सलाह लेने, आप क्या सलाह देंगे? इसके देखिए 2 चीज़ें हैं। जब बच्चों से मैं बात करता हूँ, कई बार आए हैं बच्चे मेरे पास जो एनडीए में गए हैं, कुछ एकेडमी चले गए हैं, कुछ अफसर बन गए अब तो खैर। उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि फ़ौज की जैसी ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी। सर एक चीज़ और, अगर बात करें 60-70 की जो दशक की जो तकनीक हुआ करती थी फाइटिंग की, और आज का जो है सिनेरियो, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अगर आज की तारीख में बात करें प्लेन्स की, तो अमेरिका से हम ले रहे हैं, फ्रांस से हम ले रहे हैं, तकरीबन सभी देशों के पास एक से होंगे,
इसमें जो अपने जो फाइटर पायलट्स का जो कैलिबर है उसे आप दूसरों से कैसे कंपेयर करते हैं हमारे यहाँ के? देखिए ऐसा मुझे अब याद तो नहीं है, शायद 18-20 किस्म के हवाई जहाज तो मैं भी उड़ा चुका हूँ। 18-20 किस्म के हवाई जहाज उस ज़माने में 71 और 80 के दशक में? 63 और 80 के दशक। 63 और 80 के दशक। I had opportunity of flying with pilots of few countries. Flying with Pacific Air Command in Alaska. And I have seen their life all. उनको यदि गर्म खाना नहीं मिला हाँ। तो खाना कैसे खाएंगे? पर हमारा सिपाही नाले से पानी भर लिया, जेब में हाथ डाला तो चने निकल आए, दूसरे में डाला तो गुड़ निकल आया। जिसको आप बोल सकते हैं, थोड़ी अच्छी भाषा यूज़ की जाए, कि इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपके इन मेडल्स में सर सियाचिन की अभी पोस्टिंग दिख रही है। हाँ, ऐसा है, देखिए मैंने हिंदुस्तान में श्रीनगर से लेके चेन्नई तक रहा हूँ, अमृतसर से लेके डिब्रूगढ़ तक रहा हूँ। सर मैं जो जानना चाह रहा था, सियाचिन में जो बर्फ़ है वो आज भी उतनी ठंडी है जो आपके ज़माने में थी, तो उस समय की जो लाइफ वहाँ पे जो गुजारनी होती थी और आज का जो हमारा जवान गुजारता है, क्या कुछ तकनीक में या कॉस्ट्यूम में या यूनिफॉर्म में कुछ बदलाव आए हैं? कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल गई हैं, स्नो बाइक्स मिल गई हैं, थर्मल के कुछ कपड़े मिल चुके हैं। जी जी। पर चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, उस सोल्जर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है। जी। अब आप देखिए, हमारा सिपाही आर्मी में 18-19 साल की उम्र में चला जाता है और 40 की उम्र तक रिटायर हो जाता है। जब वो रिटायर होता है 40 की उम्र में, तो उसके ऊपर एक वजन होता है, माँ बाप जिंदा हैं, उनकी देखभाल करना है, बूढ़े हो गए हैं, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, परिवार, बीवी है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। जी। और मुझे रिटायर हुए 21 साल हो रहे हैं। लोगों को फौजियों के बारे में बाहर ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारा सिपाही जो शायद मैट्रिक पास होता है, वो मिसाइल भी चला लेता है, वो टैंक भी चला लेता है। उसके पास कितना सामर्थ्य है, ये बाहर के लोग नहीं समझ पाते। मैं बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं आपको अपना उदाहरण दे देता हूँ। सब लोग ये समझते हैं कि मैं एक फाइटर पायलट हूँ। मैं एक जगह का बेस कमांडर था, जहाँ मेरे पास 2 सेंट्रल स्कूल होते थे। एयरफोर्स स्कूल होता था, उसके अलावा बच्चों का स्कूल अलग होता, तो ये पढ़ाई का हो गया। मेरे पास अपना एयरफोर्स का अलग अस्पताल था, जो भी मेरे अंडर में था। MI रूम, जो छोटे छोटे मेडिकल इंस्पेक्शन रूम होते हैं, वो भी मेरा था। तो मेडिकल के बारे में भी नॉलेज है थोड़ा बहुत। 30-40 किलोमीटर का एरिया नॉर्मली रहता है एक एयरबेस पे, एक एयरबेस पर स्टेशन। आप उसकी सड़कें देख लीजिए, पानी सप्लाई देख लीजिए, सीवेज देख लीजिए, मकान देख लीजिए, उस सब भी जिम्मेदारी वो कमांडर की है। सारा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन सब आपको। तो वो इंजीनियर भी है, टीचर भी है, डॉक्टर भी है। पर ये लोग बाहर ये चीज़ें नहीं आती हैं।
केंद्र सरकार की बात करें, स्टेट की बात करें, एक रिटायरमेंट के बाद एक वेटरन को बहुत सारी सुविधाओं के प्रावधान हैं। मैं प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये कितने फुलफ़िल हो पाते हैं? और आपने तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मली जो फ़ौजी रिटायर होता है उसके अलावा आपके पास तो एक जेल का भी एक, तो इस रिवार्ड के बतौर और जो प्रावधानों के बतौर क्या चीज़ सरकार से मिल पाई है, आपने नहीं मिल पाई है, आपने कभी कोशिश की हो तो? देखिए, इसको दो किस्म से देखना पड़ेगा। जी। एक इकोनॉमी के नाम पर और दूसरा नाम के नाम। जी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फ़ौज में गया था जी। या एयरफोर्स में गया था, तो एज़ पर प्रोटोकॉल जी। हम लोग काफ़ी ऊपर होते थे। आजकल प्रोटोकॉल में हम लोग बहुत नीचे हो गए हैं। मतलब जो अपन जो बात करते हैं, स्तंभों की बात करते हैं, उसकी प्रोटोकॉल या नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखिए, ऐसा है, सिविल लाइफ एक अलग लाइफ होती है। जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है। जब हम लोग कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं मिलने के लिए। पर आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले, नो, लेफ्टिनेंट कर्नल यूज्ड टू बी इक्वल टू कलेक्टर। अब वो कहाँ है? लेफ्टिनेंट कर्नल इक्वलेंट टू कलेक्टर। दूसरा, बाहर से आप लोगों को लगता है कि फ़ौज में बहुत फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर वो जो फैसिलिटीज़ है, जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं वो बाहर आके जो चकाचौंध देखते हैं, वी आर आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेट इनटू द वॉर। जी। वी वेंट लाइक ए ट्रू इंडियन एंड ट्रू सोल्जर। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं इस उम्मीद से नहीं गया था वॉर में कि जब मैं लौट के आ जाऊँगा और कुछ अच्छा कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मुझे कुछ देगी। इस उम्मीद से नहीं गया था। हो सकता मैं लौट भी नहीं पाता। मुझे आज भी याद है, राजस्थान में उसमें चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान होते थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि एनीबडी हु गेट्स अवार्ड फॉर गैलेंट्री, whether he belongs to Rajasthan or not, if he has been operating from Rajasthan, he'll be given 10 acres of land. And MP government has announced they will give 25 acres for VRC. हम फौजियों ने तो सरकार से नहीं कहा था कि आप अनाउंस करिए कि हम 25 एकड़ ज़मीन वीर चक्र को देंगे या 35 एकड़ ज़मीन महावीर चक्र को देंगे या 45 एकड़ ज़मीन परमवीर चक्र। हम लोगों ने नहीं कहा था, आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने अनाउंस किया था। यदि आप अनाउंस करना चाहते हैं तो इतनी हिम्मत रखिए कि उसको फुलफिल कर सकें। मुझे रिटायर हुए 21 साल हो गए और 71 की लड़ाई लड़े हुए 51 साल हो रहे हैं। मैं आज की गवर्नमेंट से ही पूछना चाहता हूँ, 25 एकड़ ज़मीन का आपने वायदा किया था, आपने मुझे 25 फुट की ज़मीन दी? नहीं दी। तो ना वो राजस्थान की ज़मीन मिली और ना मध्य प्रदेश में 25 फुट ज़मीन मिली। तो ऐसे वायदे क्यों करना? फौजियों को भी नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, पर ये याद जरूर करा देता बहादुर शाह जफर की एक दो लाइनें कि जब वो सिंगापुर निर्वासित कर दिए गए थे और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उनने कहा था, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन न मिली भूमि यार में। तो जब मुगल एम्परर ये कह सकते तो हम लोग क्या चीज़ है, नहीं मिली, जिंदगी तो कट रही है। सर,
हम युद्ध की बात कर रहे हैं, उसकी जद्दोजहद में लगे हैं अपने देश को बचाने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। अब जो सिनेरियो चल रहा है, जो हम पाकिस्तान की हरकतें देखते हैं, रोज़ आतंकवादी भेजते हैं, अफ़गानिस्तान का भी हमने मसला देखा, तो क्या आने वाली लड़ाई हमेशा ये आतंकवादियों से शुरुआत होकर फिर बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट होगी? ये क्या होने वाला है, भविष्य क्या है? जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जी क्योंकि अब मुझे 20 साल हो गए हैं एयरफोर्स, आर्मी या नेवी से उतना कांटेक्ट नहीं रहा। बच्चे हैं मेरे, नेफ्यू हैं, ग्रैंड नेफ्यू हैं। लॉन्ग टर्म का जो सीन देख रहा हूँ या असेस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है नियर फ्यूचर में तो कोई वार नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। आज के ज़माने में वार इज़ ऑन इकोनॉमी। आप दूसरे देश की इकोनॉमी कितना ख़राब कर सकते हैं, या आप दूसरे देश की इकोनॉमी कितना नहीं बढ़ने देते हैं, और अपने खुद के देश की इकोनॉमी कितनी ऊपर कर सकते हैं, वो एक अलग युद्ध है। अब आप आज देख लीजिए, पाकिस्तान में सुई भी पैदा नहीं बना सकते वो, हम तो हवाई जहाज बनाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो मैं समझ पा रहा हूँ न्यूज़ से या टीवी से या न्यूज़पेपरों से, वो ख़त्म हो चुकी है, वो बर्बादी के कगार पे है। और हिंदुस्तान कहाँ है? सो फ्यूचर वार आई कैन सी इन नॉट विथ वेपन्स बट विथ इकोनॉमी, कि आप उसको इकोनॉमिकली कितना तोड़ सकते हैं। सर, जिस रफ्तार से आतंकवाद को कश्मीर में आप लोग, आपके जवान, आपके अपने जवान ख़त्म करते चले जा रहे हैं, एक नक्सलाइट भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या अगर फ़ौज को दे दिया जाए चंद महीनों के लिए, तो नक्सलाइट भी ख़त्म हो सकता है? ये जो बड़ी भारी समस्या है, जो रोज़ आज हम देखते हैं, शहीद होते हैं हमारे पुलिस वाले, आम जन परेशान रहते हैं। आपने एक चीज़ कही कि नक्सलाइट के लिए फ़ौज को यूज़ किया जाए या ना, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी। अब पंडित नेहरू को भूल, पंडित नेहरू ने कहा था कि फ़ौज की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को, पुलिस वाले संभाल लेंगे। पढ़िए हिस्ट्री में, तो नक्सलाइट को तो पुलिस संभाल सकती है ना। फ़ौज की ज़रूरत क्या है? चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे आपसे। नमस्कार।